नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे व्यापार चक्रों के भाग 2 के अंतर्गत व्यापार चक्रों के सिद्धांत। कौन कौन से व्यापार चक्र हैं, उनके सिद्धांत हैं। यानी विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने व्यापार चक्रों के विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादित किया, तो उनमें कौन कौन से सिद्धांत है। इसमें प्रमुख सिद्धांत है पहला शुम्पेटर का नव प्रवर्तन सिद्धांत है। शुम्पेटर का नव प्रवर्तन सिद्धांत है। यानी इनोवेशन थ्योरी ऑफ शुम्पेटर। इस सिद्धांत में नव प्रवर्तन किसी नई वस्तु का उत्पादन, नई यानी इनोवेशन, उत्पादन की नई विधि की खोज हो जाने से, नए बाजारों की खोज द्वारा उत्पादन साधनों की खोज, नए कच्चे माल की खोज आदि से है। यानी नई चीज का खोज होना, इनोवेशन हो जाना, इसके कारण जो व्यापार चक्रों में तेजी या मंदी आती है, जैसे नई चीज का खोज हो जाना तो क्या है, तेजी आएगी। तो इस प्रकार नव प्रवर्तनों के कारण व्यापार चक्र का जन्म होता है। ठीक है, ये सिद्धांत किसने दिया? ये शुम्पेटर ने दिया। यह सिद्धांत, अब इसमें दोष क्या है? यह सिद्धांत अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। अर्थव्यवस्था में प्राय रोजगार नहीं होता, ये रोजगार मानकर चलता है और सरकारी हस्तक्षेप होता है, स्वतंत्र व्यापार नहीं। इस प्रकार व्यापार चक्रों का ये नव प्रवर्तन है, यानी नई चीजों की खोज के कारण व्यापार चक्र जन्म लेते हैं, जिसके कारण व्यापार चक्र उत्पन्न होते हैं। ये नव प्रवर्तन सिद्धांत शुम्पेटर ने दिया। तो शुम्पेटर का नव प्रवर्तन सिद्धांत। दूसरा है पिग्गू का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। पिग्गू का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। पिग्गू का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पिग्गू। यानी पिग्गू ने 1927 में औद्योगिक उच्चावचन नाम की एक पुस्तक लिखी। कौन सी किताब लिखी? 1927 में औद्योगिक उच्चावचन नाम की एक पुस्तक लिखी। उसमें पिग्गू ने बताया कि भविष्य के प्रति अधिक भाग्यवादी होकर आर्थिक क्रियाओं का विस्तार होता है। भविष्य के प्रति हम लक्ष्य हैं तो आर्थिक क्रियाओं का विस्तार होना। ठीक है, अन्य कर्मचारी भी भविष्य के प्रति अधिक भाग्यवादी होकर कि हम भाग्यशाली हैं और इसके पीछे दौड़ते हैं। वो एक के पीछे भाग्यवादी होने के कारण उसके पीछे, इससे क्या होती है, तेजी आती है, अधिक काम करने लगते हैं भाग्यवादी होने, और लाभ घटने पर मंदी आती है। ठीक है, तो इसमें दोष ये है इस पिग्गू के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में कि आशावादी अथवा निराशावादी प्रवृत्तियां क्यों बनती है, यह नहीं बताया गया है। पिग्गू के मनोवैज्ञानिक आशावादी निराशावादी स्थितियां या प्रवृत्ति क्यों जन्म लेती है, यह नहीं बताया गया। यह सिद्धांत एक पक्षीय या अपूर्ण सिद्धांत है। तो दूसरा हुआ पिग्गू का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पिग्गू। और तीसरा है आर्ट्रे का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत है। आर्ट्रे का प्योर मॉनेटरी थ्योरी ऑफ आर्ट्रे। आर्ट्रे एक अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने बताया कि मुद्रा की मात्रा अथवा उसके, कौन सा है, आर्ट्रे का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत है। ये तीसरा प्योर मॉनेटरी थ्योरी कि उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं की मांग में परिवर्तन होता है। किसके कारण है? यानी मुद्रा की मात्रा और उसमें प्रवाह होने वाले प्रवाह के कारण है। होने वाले प्रवाह जैसे बैंक, साख तथा उपभोक्ताओं की मांग में परिवर्तन होता है। व्यापारियों द्वारा भी स्टॉक मांग में
परिवर्तन होता है। अमौद्रिक तत्व भी साख एवं मुद्रा की मात्रा में अस्थिरता लाते हैं। ठीक है, अमौद्रिक तत्व क्या लाते हैं? अस्थिरता लाते हैं, जिससे मौद्रिक संतुलन क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। जहां बैंक साख का विस्तार होता है, इसके कारण यानी मौद्रिक प्रवाह के कारण बैंक साख में का विस्तार होता है, तो आर्थिक समृद्धि होती है, तेजी आती है और विस्तार बढ़ता है। और अगर इसमें कमी आती है, किसमें? बैंक साख के विस्तार में अगर कमी आती है तो इससे क्या होता है? बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन में कमी आती है, आय में कमी आती है, ये इसका कारण बनती है। ठीक है, तो बैंक साख ये मौद्रिक शुद्ध मौद्रिकता के कारण भी व्यापार चक्रों में मंदी और तेजी आती है। तो ये हुआ 8वें का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत। और चौथा है प्रोफेसर 1 का अति विनियोग सिद्धांत। प्रोफेसर 1 का अति विनियोग सिद्धांत। ऑस्ट्रिया के अर्थशास्त्री प्रोफेसर F1 का व्यापार चक्र सिद्धांत साख की पूर्ति में परिवर्तन के फलस्वरूप विनियोग की मात्रा में अधिकता तथा उत्पादन ढांचे में परिवर्तन का व्यापार चक्रों का कारण मानता है। किसका मानता है? साख की पूर्ति में परिवर्तन के फलस्वरूप विनियोग की मात्रा में अधिकता तथा उत्पादन ढांचे में परिवर्तन को व्यापार चक्रों का कारण मानता है। अति विनियोग के कारण व्यापार चक्र जन्म लेते हैं। 5वां प्रमुख सिद्धांत है कीन्स का व्यापार चक्र सिद्धांत। कीन्स का व्यापार चक्र सिद्धांत। कीन्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। इसके अंतर्गत प्रोफेसर कीन्स के अनुसार या कीन्स ने बताया कि रोजगार के निर्धारक तत्वों उपभोग की प्रवृत्ति, तरलता पसंदगी तथा पूंजी की सीमांत दक्षता। पूंजी की सीमांत दक्षता MEC, इसको पूंजी की सीमांत दक्षता, ये निर्धारक तत्व है। में प्रथम 2 तत्व है, कौन से? उपभोग की प्रवृत्ति और तरलता पसंदगी अल्पकाल में स्थिर रहती हैं। वो 2 तो शुरुआत में क्या है? उपभोगी प्रवृत्ति और तरलता पसंदगी, वो तो स्थिर रहती हैं। और पूंजी की सीमांत दक्षता यानी MEC क्या है? MEC में परिवर्तन होता है और इसमें होने वाले उतार चढ़ाव के कारण निवेशों में होने वाले घटत बढ़ते आर्थिक अस्थिरता को जन्म देती है। यदि MEC ज्यादा होगी बैंक दर या ब्याज दर से, तो क्या आएगी? तेजी। क्यों? गुण के प्रभाव से तेजी आएगी। और अगर MEC पूंजी की सीमांत दक्षता कम होगी ब्याज दर से, तो क्या आएगी? मंदी। यह तेजी और मंदी में MEC की प्रमुख भूमिका है। किसके अनुसार? कीन्स के अनुसार। तो इसके कारण व्यापार चक्र या अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते हैं। ठीक है, ये कीन्स का व्यापार चक्र सिद्धांत है। 6 नंबर पर है अगर प्रमुख सिद्धांत है सैमुअल्सन का व्यापार चक्र सिद्धांत है। सैमुअल्सन का व्यापार चक्र सिद्धांत है। सैमुअल्सन ने गुणक एवं त्वरक की अंत्यक्रिया, क्या? गुणक एवं त्वरक यानी इंटरसेक्शन ऑफ ए मल्टीपिलर एंड एसेलेटर गुणक त्वरक की अंत्यक्रिया को व्यापार चक्र का प्रमुख कारण माना। ठीक है, यह सिद्धांत हमें बताता है कौन सा? सैमुअल्सन वाला, कि गुणक यानी गुणक का मूल्य जितना अधिक होगा, गुणक का मूल्य मतलब है
गुणक का मूल्य अगर जितना अधिक होगा, गुणक का मूल्य जितना अधिक, क्योंकि गुणक व्यापार गुणक और त्वरक की अंतःक्रिया, गुणक का मूल्य जितना अधिक होगा चक्करहीन पथ की संभावना उतनी ही अधिक होगी। चक्करहीन पथ है, चक्करहीन पथ की संभावना उतनी अधिक होगी गुणक का मूल्य अगर ज्यादा है। इसके विपरीत अगर त्वरक यानी त्वरक का मूल्य अधिक होगा, त्वरक का मूल्य अधिक होगा तो विस्फोटात्मक चक्कर की स्थिति या संभावना अधिक होगी। विस्फोटात्मक चक्कर, विस्फोटात्मक चक्कर की संभावना अधिक होगी। ये तो क्या है, गुणक, और ये क्या है, त्वरक है। गुणक त्वरक की अंतःक्रिया, इसके कारण होने वाला, इसके कारण सिमुलेशन का व्यापार चक्र गुणक त्वरक की अंतःक्रिया पर आधारित है। अब देखो हम देखते हैं स्थिति, सिमुलेशन के व्यापार चक्र की स्थिति देखते हैं। देखो स्थिति एक, पहली स्थिति क्या देखते हैं, गुणक बी गुणक है और v क्या है, त्वरक मान दिया। तो v का मूल्य अगर 0.5 है और v का मूल्य अगर 0 है तो क्या होगा, कौन सी अवस्था होगी, चक्करहीन पथ होगा। ये क्या होगा, चक्करहीन पथ। ये v का मूल्य अधिक, चक्करहीन पथ, ठीक है, ये चक्करहीन पथ है। और यह उत्पादन लिख देते हैं, ठीक है। ये चक्री स्थिति एक देखिए, इसके अगर b का मूल्य 0.5 और v का मूल्य अगर 1 कहें तो कौन सी स्थिति हो जाएगी, परमंदित चक्रीय पथ। ये बहुत है, इससे अलग होगी क्योंकि दोनों विपरीत हो गए ना। v अगर ज्यादा हो गया अब तो कौन सी विस्फोटात्मक की स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये अवस्था उत्पन्न होगी। पहले ज्यादा फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस प्रकार ये अवस्था उत्पन्न हो जाएगी, परमंदित अवस्था स्थिति। ये 2 है, ये सेकंड स्थिति, ये फर्स्ट है। और अगर हम थर्ड स्थिति की बात करें, b अगर 0.5 और v 2 हो जाए, ये पहले 1 था और v 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा, स्थिर विस्तार होगा। क्या होगा, स्थिर विस्तार, स्थिर होगा, स्थिर विस्तार होगा, यानी इस प्रकार उतार चढ़ाव होंगे। अगर स्थिति 4 की बात करें, अगर b थोड़ा सा बढ़ जाए, b का v क्या है हमारे यहां, गुणक, और v क्या है, त्वरक है। इन दोनों के मूल्य पर डिपेंड है व्यापार चक्र है। तो b अगर 0.6 हो जाए और v अगर यानी त्वरक 2 हो जाए तो क्या स्थिति बनेगी, विस्फोटात्मक की स्थिति बन जाएगी। पहले कम है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम, इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी, विस्फोटात्मक स्थिति। ये स्थिति कौन सी है, 4। ये स्थिति 3, 4, ये इस प्रकार की स्थिति। और 5 की स्थिति देखें तो क्या है, साइक्लिकल पथ हो जाएगा। ये साइक्लिकल पथ, चक्र विस्फोट स्थिति 5 ये बनेगी। कौन सी, ये चक्रहीन विस्फोट पथ, साइक्लिकल एक्सप्लोसिव पैथ। तो ये था सैमुएल्सन का व्यापार चक्र सिद्धांत। अब अगला प्रमुख सिद्धांत है हिग्स का व्यापार चक्र सिद्धांत। हिग्स का व्यापार चक्र सिद्धांत। J.R. हिग्स ने 1950 में एक पुस्तक लिखी, उसका पुस्तक है 1950 की। उस पुस्तक में क्या, उस पुस्तक का नाम क्या है, ए कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ साइकिल ट्रेड। ठीक है, यह सिद्धांत क्या है, हिग्स वाला यह सिद्धांत जो सैमुएल्सन का सिद्धांत है से भिन्न है, किंतु अधिक उपयुक्त है। इससे अधिक उपयुक्त है, भिन्न है थोड़ा लेकिन इससे अधिक उपयुक्त है। प्रोफेसर हिग्स ने अपने व्यापार चक्र सिद्धांत यानी मॉडल में कीन्स के गुणक विश्लेषण
किन्स का क्या है? गुणक विश्लेषण। जेम क्लार्क का त्वरक विश्लेषण तथा हेरोल्ड के वर्दी विश्लेषण का समावेश, यानी अपने इस सिद्धांत में क्या क्या है? इन्होंने किन्स के गुणक विश्लेषण है, क्लार्क के त्वरक विश्लेषण है और हेरोल्ड के वर्दी विश्लेषण का समावेश करे गुणक त्वरक की परस्पर अंतः क्रिया को व्यापार चक्रों का प्रमुख कारण माना। इन्होंने इन पर जोर दिया। किस किस पर? किन्स के गुणक विश्लेषण, क्लार्क के त्वरक विश्लेषण और हेरोल्ड के वर्दी विश्लेषण, इन तीनों का समावेश कर गुणक एवं त्वरक की परस्पर अंतः क्रिया को व्यापार चक्रों का प्रमुख कारण माना। हिग्स ने स्वायत्त निवेशों तथा प्रेरित निवेशों को अलग अलग कर इससे अधिक स्पष्ट किया। ये क्या था? हिग्स का व्यापार चक्र सिद्धांत। इसके बाद क्या है? हिग्स के सिद्धांत की आलोचना हुई। आलोचना किस आधार पर हुई? कि गुणक त्वरक का मूल्य स्थिर नहीं रहता, ये बदलता रहता है, तो इस प्रकार किस प्रकार की अंतःक्रिया होगी। और आलोचना यह भी हुई व्यापार चक्र के तल निम्न बिंदु की व्याख्या इन्होंने संदेहास्पद स्थिति में रखी हिग्स ने। तो आज हमने पढ़ा व्यापार चक्रों के विभिन्न सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत पढ़े? शुम्पेटर का सिद्धांत। शुम्पेटर ने कौन सा सिद्धांत दिया? इनोवेशन वाला, नव परिवर्तनों के कारण। पिग्गू का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, हार्ट्रे का विशुद्ध मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और प्रोफेसर हेग का अति विनियोग सिद्धांत, किन्स का व्यापार चक्र सिद्धांत और सैमुएल्सन का व्यापार चक्र सिद्धांत, ये गुणक त्वरक की अंतःक्रिया वाला, ठीक है। और हिग्स का व्यापार चक्र सिद्धांत, यानी तीनों का समावेश करके उन्होंने गुणक और त्वरक की अंतःक्रिया इसका प्रमुख कारण माना, उसकी आलोचना हुई। आपने व्यापार चक्रों के सिद्धांत को अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।